देखो बच्चे, आपके जो एग्जाम में थ्योरी आएगी ना, जैसा माहौल तुमने बना लिया, मुझे लग नहीं रहा थ्योरी सुनने का बहुत मन है बच्चों को। पर एक बार तुम्हें ओवरव्यू और वो दूंगा ढंग से कि कैसे है, तो ध्यान से सुनना। एक चैप्टर है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक चैप्टर ये है। ये बेटे 4 मार्क्स का आप ट्रू एंड फॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे इससे आता ही आप 2 नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक चैप्टर है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी हम करेंगे आधे घंटे में खत्म करेंगे। तो आप देखेंगे 2 से 4 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है। फिर एक चैप्टर है कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। आप ये तो लिख लो एक बार, एक प्रोसेस तो बना लेते हैं। ये 4 नंबर का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, पर ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये जरूरी नहीं है। ट्रू फॉल्स का तो ये कैलकुलेशन रेवेन्यू वाले में आता है। ठीक है। और कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी आज मैं आपको लिखवाऊंगा, क्या क्या चीजें हैं देखेंगे। तो वो एक ये चीज इवेंट पर डिपेंड करती है। हाँ, फ्यूचर में सर्टेन है नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट्स। देन इसके अलावा मैं बाकी सारी थ्योरी को मिसलेनियस थ्योरी बोल रहा हूं। मिसलेनियस थ्योरी 11वीं में याद है आपको, आपने शुरुआत करी थी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ये सारी बातें लिखी हुई है। सर क्या पेपर में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, 2 से 4 नंबर की। तो बेसिकली ये जो मिसलेनियस होगा ना बच्चे, ये आप लगा सकते हैं 4 to 6 मार्क्स का। यहां से आएगा टोटल 10 मार्क्स का आता है। टोटल टेक्निकली अगर मैं थ्योरी को बाइफरकेट करूं, ट्रू एंड फॉल्स आपका 12 नंबर का, और जो प्योर थ्योरी होगी वो 8 नंबर की। हाँ, अगर आप ट्रू फॉल्स को भी थ्योरी में ले रहे हो तो इस तरीके से आपके पेपर में रहेगा। और ये अभी अब मैं पेपर पैटर्न भी डिस्कस करता रहूंगा। ये जो ट्रू फॉल्स होंगे ये मैंडेटरी होंगे। पहला क्वेश्चन होगा मैंडेटरी क्वेश्चन होगा, चॉइस नहीं होगी। 6 ट्रू फॉल्स आएंगे, 2-2 नंबर। तो देखेंगे क्या चीज। हाँ, रीजन लिखने पर ट्रू फॉल्स में विद रीजन। थ्योरी के अंदर भी अब जैसे थ्योरी के अंदर चार पांच लाइनें तो आएंगी, जैसे गोइंग कंसर्न क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है। तो ये सारे मैं आपको एक जगह पे जो इंपॉर्टेंट बने हुए हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ सबसे पहले, मुझे लग रहा है पहले यही स्टार्ट कर देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके मैंने अभी आपको आज नोट शेयर नहीं करे थे, आप इसको साथ साथ बना लो। ठीक है बच्चे। हालांकि मैं इस क्लास में भी 1.5 से 2 घंटे ले लेता हूँ, लेकिन वो तब होता है जब ये आपकी पहली क्लास हो, कहानी बना के सारी और कुछ भी चीज चल रहा है। आधे घंटे के अंदर एकदम टू द कोर आपको डेटा आएगा, नोट करना, ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे, आधे घंटे में इसको खत्म करें। ठीक है बच्चे। चलिए, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। चैप्टर का वैसे पूरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सर देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक्सपेंडिचर की बात करूंगा। जो एक्सपेंडिचर होता है बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या फिर वो रेवेन्यू होता है। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो किधर को जाता है? बैलेंस शीट। और जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ट्रेडिंग या फिर पीएम। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कोई खर्चा बोलूंगा, मुझे बताना वो कहाँ जाएगा। जैसे सैलरी है, तो मान लीजिए अगर मैं सैलरी बोल रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ सीधा बोल दो मेरे से तो सीधा पता है पीएनएल में। इसमें हम ये क्या बात करें, रेवेन्यू है जो भी है पीएनएल जाता है। बिल्डिंग, बैलेंस शीट। वेजेस,
ट्रेडिंग, बेड डेट्स, पीएनएल, डिस्काउंट गिवन, एडवर्टाइजमेंट, वाईफाई एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सारा पीएनएल। अब क्योंकि सर जब हमें सारे नाम पता है तो ये जबरदस्ती में बीच में क्यों घुस रहा है, सीधा पूछ लो हम बता देंगे कहाँ चला जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाइट वॉश एक्सपेंस कहाँ जाएगा। व्हाइट वॉश एक्सपेंस पे कंफ्यूजन आ सकती है। अगर मैं हर साल व्हाइट वॉश कराता हूँ तो पीएनएल, और अगर व्हाइट वॉश ऐसा है, हाँ अगर अगर 4-5 साल में एक बार ही व्हाइट वॉश कराता हूँ, बढ़िया वाली व्हाइट वॉश कराता हूँ, तो एसेट भी बन सकता है। बिल्कुल। तो सर बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है बच्चे कि जस्ट एक लिस्ट है खर्चों की और हम सीधा डाल देंगे, 1000 तरीके के खर्चे हो। इसीलिए मुझे ये जानना जरूरी है कि कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा, क्योंकि एक खर्चा मतलब लूप क्या है इसके अंदर, एक खर्चे को अगर मैंने बोला कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो खर्चा किधर जाएगा, और अगर एक खर्चे को मैंने बोल दिया कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ जाएगा बच्चे, ट्रेडिंग या फिर पीएनएल। सो नाउ इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट आर कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कवर्ड अंडर रेवेन्यू। सो मेरे को फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ, हाँ ठीक है इधर ही बना लेंगे, ठीक है। तो मेरे को आपके साथ क्या डिस्कस करना है, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स that determine whether expenses capital expenditure और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैसे पता लगेगा सर कि वो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है या वो चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक बात बताइए, अगर हम एडू जंक्शन में ऐसा कर दे कि भाई बच्चे से दूर दूर से आते हैं तो क्यों ना आपको कैब फैसिलिटी भी मिलती है ना, जब यहाँ से आप जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब आप अच्छे से सुनते हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर कैब फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आपका आना जाना कैब से ही हो जाए तो क्या ये बेटर नहीं हो जाएगा। तो कितने बच्चे सर्विस अवेल करेंगे। पर बेटे अब तो आपकी क्लासेस ओवर हो गई बेटा। मर्सिडीज की बात करी थी, जब बैच स्टार्ट होता है और मर्सिडीज का चलेगा। अब बैलगाड़ी पर आ चुके हैं हम। इतना एक्सपेंस कर दिया बेटे, कम से कम 8 हर महीने तुम्हारी 2-3 पार्टीज तो कम से कम। एक पार्टी नहीं है, बच्चे तो आज भी कम है। नहीं ठीक है, कुछ खाएंगे आज बच्चे। सर कुछ नहीं, बहुत कुछ खा लेंगे। ब्रेक दूंगा बेटे, खा लेना बेटा। ठीक है चलिए आइए। तो बेसिकली नहीं नहीं वो कह रही है डोंट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं एडू जंक्शन ने 15 कार खरीद ली और क्या करा बेटे कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। अब अगली समस्या आ जाती है कि ये पिक एंड ड्रॉप करेगा कौन, ड्राइवर चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या दुष्यंत सर के पास टाइम बच जाता है क्लासेस के बाद, क्या वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है बेटे। अगर हमारे कंपनी के अंदर ही बेस्ट रिसोर्स हो तो उसी को ही हमें, है ना। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं परचेज ऑफ कार बाय एडू जंक्शन, फटाफट से बता दो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर यही परचेज ऑफ कार हुए बाय टाटा मोटर्स तो ले दे के बात ही हुआ है, धंधा समझना पहले ज्यादा जरूरी है। नेचर ऑफ द बिजनेस इज रेलिवेंट। नेचर ऑफ बिजनेस से तो डिसाइड करोगे क्या चीज कैपिटल है क्या चीज रेवेन्यू है। अगर आपको बिजनेस ही नहीं पता तो कैसे डिसाइड कर लोगे। जैसे मैंने एसी खरीदा तो ये चीज कह सकता हूँ कैपिटल है, पर जो वोल्टास कंपनी है जो लाखों एसी खरीदती है उसके लिए रेवेन्यू हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया बेटा
nature of business of the enterprise. It helps in deciding whether the expense is capital or whether the expense is revenue. करवा तो रखा, पर कई बच्चों को नहीं, मेरे को लगा आप कवर करा दूंगा। कितने बच्चों का हो रखा है ये? काफी बच्चों का हो रखा है। जो बाकी बच्चे हैं मेजॉरिटी में तो नहीं है, क्या करा जाए? इग्नोर कर दिया जाए? मैंने बोला था, मुझे याद नहीं बेटी। आपने रिटर्न में लिया था? रिटर्न में रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ। बस मेरे को ये है कि अगर सुना हुआ है तो मैं सीधा एक फ्लो से और थोड़ी स्पीड में बोल सकता हूँ ना, इतना वो नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, फटाफट आइए पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक बात बताइए, अगर मैंने एसी खरीदा 40,000 का और उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन कराया 2,000 का, क्या मुझे बता सकते हैं एसी खरीदना एडु जंक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वेरी गुड। और इंस्टॉलेशन? क्योंकि जब तक एक एसेट रेडी नहीं होता तब तक भी वो कॉस्ट जो होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाती है। इस लाइन को लिख लेते हैं। एनी एक्सपेंस incurred on an asset before it is ready for use is capital expenditure। भाई एसी जब तक इंस्टॉल नहीं होगा रेडी कैसे कर लोगे? चला कैसे लोगे उसको? अब अगर ये फैन है, ये फैन खरीदा 2,000 का, पर वो बॉक्स में पड़ा हुआ है, इंस्टॉलेशन के 300 रुपए लग गए, वो 300 रुपए कहाँ जुड़ जाएंगे? कैपिटल में जुड़ जाएंगे। और इसी बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी में फर्दर ही, एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एन एसेट आफ्टर इट इज रेडी फॉर यूज इज रेवेन्यू एक्सपेंस। सर जी एक एसेट है, अब मान लो मैंने कोई खर्चा करा, जैसे मान लो एसी की बात चल रही थी, आप मुझे बताइए घर में अगर आपके एसी लगा हुआ, आप सर्विसिंग नहीं कराते उसकी? ठीक है, गर्मियां स्टार्ट होने से पहले हम सर्विसिंग कराते। ठीक है, तो 500 रुपए की सर्विसिंग होती है। अब वो जो है वो रेडी टू यूज के बाद है या बिफोर है? ना ना, ऐसे बोल देता हूँ, एसेट तो आपका रेडी हो चुका है कब से, तो कहने से दिस इज आफ्टर। तो आप मुझे बताइए कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। आप ऐसे अपनी बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है, मशीनरी की सर्विस होती है, प्रोजेक्टर की सर्विसेज होती है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ वो सारा सर्विस कॉस्ट क्या होता होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? जैसे कि आज खरीदा 1.5 साल बाद इंस्टॉल कर कैपिटल होगा, अगर वो रेडी टू यूज है तो कैपिटल होगा। तूने मशीनरी खरीदी, वो यूजेबल में नहीं है, 2 साल बाद तू इंस्टॉल कर रहा है, तो वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीनरी कॉस्ट में जाएगा। फिर 2 साल बाद से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा, डेप्रिसिएशन कब से होगा ना? अगर मैं तुम्हें रियल सेंस में बोलूं, जब तक आपका एसेट रेडी नहीं होता तब तक डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होती। तूने एसी खरीदा और तूने रख दिया बॉक्स में ही है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, हर चीज वो मतलब ये फिर सर वैल्यू तो गिर ही रही है, पर वो डेप्रिसिएशन स्टार्ट। गाड़ी खरीदी है, गाड़ी रेडी टू यूज है, गाड़ी पे तो इमीडिएट तू यूज करे नहीं, मतलब गाड़ी तो रेडी, चाबी लो रेडी है गाड़ी। एसी के अंदर वो नहीं है। हाँ, अब वो देखो आप सब, तो सरकार तो आपके पास आके आपका लाइसेंस चेक नहीं करेगी ना, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट लिखते हैं, ऐसे इसको ना समरी उसमें लिख दूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ। तो वहां पे छोड़ देना उसको। सर ये ब्लैक की जगह व्हाइट पेज की बढ़िया है। वर्सेस मतलब वाइट भी होता और थोड़ा ना है। यार व्हाइट में ना, हाँ मतलब व्हाइट वाला सही रहता है, पर उसमें ना वीडियो के अंदर सही नहीं दिखता है। बढ़िया है ग्रीनिश टाइप का। ग्रीन का तो नहीं है, इसमें ग्रीन का ऑप्शन नहीं है। अच्छा मेरी का ठीक है, आइए एक बार देखिएगा। थर्ड पॉइंट,
any expense that is incurred to maintain an asset. Oh my God, maintain is the keyword. भाई साहब आपके कितने सारे एसेट है, आप मेंटेन करते हो बस उसको, ठीक है। आपकी बाइक कार मेंटेनेंस खर्चा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप में से कितने बच्चों के पास बाइक है, वेरी गुड, मेंटेन करते हो बेटे, क्या क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, आ रहा हूँ एक्टिवा पे भी अभी। हाँ सर्विसिंग, सर्विसिंग कहाँ से करा दो, कंपनी से करा दो, लोकल करा लो खुद ही। मेरी बाइक की वीडियो हो गई, आइएगा कभी घर पे। हाँ हाँ, मतलब मेरे हिसाब से लोकल भी हो जाती है तो करवा लेते हैं, या कंपनी के पास जाते हो, मतलब ऐसा है। मैं तो यार कन्वीनियंट ऑप्शन देखता हूँ, घर के पास जो होता है मैं तो करवा लेता हूँ। ठीक है, आइए। तो बेसिकली अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो क्या हो जाता है, रेवेन्यू। एसी का सर्विसिंग हो रहा है, दैट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। एएमसी चार्जेस भी तो होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं सारे। आपको क्या लग रहा है मॉल के अंदर जो एसी लगे होंगे इतने सारे, एक एक एसी कोई मतलब ऐसे होता है खराब होता है फोन करेंगे, या एक मतलब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि भाई तेरे को 50 लाख देंगे, एसी नहीं रुकना चाहिए यहाँ का, खुद ही आके देखता रही। 100% एसी होता है, ये थोड़ा ना होता है बेटे एसी खराब हो गया फोन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये भी क्या होता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट। इंप्रूव कैसे हो जाएगा भाई, एसी का 2 टन से 2.5 टन कर दिया। 2 टन से 2.5 टन कर देंगे जी। आप मुझे बताइए कि दोनों एसी कितने कितने टन के हैं। 1.5। ये वाला तो 2 का होगा यार, वो वाला नहीं होगा शायद से, वो वाला 1.5 होगा, ये 2 का। पर यहाँ पे कूलिंग सही हो जाती है। दुष्यंत सर वाला रूम नहीं था। दुष्यंत सर वाला, हाँ वो चेंज कर दिया है एसी का, वो भी खराब हो गया। नहीं पर इधर जब बहुत गर्मी होती है तब नहीं है, अभी तो सही होगा मतलब, है ना। सबसे मजेदार तो इको वाला फर्स्ट वाले में जो, यार वो भी ठीक है यार। जो एंट्रेंस की है। हम्म। 2 घंटे पहले ऑन करना पड़ेगा। नहीं बट हाँ मतलब जब एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है तो इधर 3 लगे हुए थे, फिर क्या हुआ बेटे मेरे घर पे ना एक एसी कम पड़ रहा था। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, इधर ही लगा था एक, उतरा हुआ खराब है, कूलिंग करता नहीं हो नाम का इसी, तो वो चीज है। एनीवेज मुद्दे की बात ये है भाई साहब, ये 2 टन का है, ये 1.5 टन का है, तो 3.5 टन लगा हुआ है। पर क्या मैं कह सकता हूँ सर अगर ये टोटल 4.5 टन होता तो सही हो जाता, समझ रहे हो। लाइक 3.5 टन कूलिंग अभी उतना नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ सकता है। या अगर मैं बोलूँ 1.5 टन वाले को 2 टन कर देते, तो आप मुझे बताइए इसका कंप्रेसर निकालना पड़ेगा और एक नया कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कैसे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते जिससे वो ओरिजिनली नए से भी बेटर परफॉर्म कर दे तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आपकी जो बाइक होती है उसके अंदर मान लो 200 सीसी है, 300 सीसी है, और उसका आपने इंजन निकाल के 1000 सीसी का लगा दिया आपने, तो आप मुझे बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लास के अंदर सीट्स को बढ़ा दिया जाएगा तो सीट्स जो बढ़ रही है वो मेरे लिए फिक्स्ड नहीं, फिक्स्ड है। और अगर मतलब कि क्लास के एरिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा है। लेकिन एएस तुम और गहरा जितने पढ़ोगे, अगर अमाउंट बहुत छोटा होता है तो उसको पीएनएल में डालो, स्टेशनरी ठीक है। बट डिपेंड करता है, मैं अगर बोलूँ भाई मैं 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। समझ, थर्ड पॉइंट क्लियर है बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 10 करोड़ की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लॉयर की जरूरत हो। लॉयर कितने रुपए ले रहा है बेटे, 50 लाख। आई एम सेइंग दैट यू आर प्लानिंग टू एक्वायर अ लैंड एंड बिल्डिंग। इस लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने का खर्चा कैपिटल या रेवेन्यू, लॉयर का पैसा, भाई साहब एक्विजिशन के रिलेटेड कैपिटल हो जाएगा। और अगर ये मैं बोलूं ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये आउट स्टेशन है, किसी और स्टेट पर है, पहाड़ों पे, केरला में, टॉप पर है, सारी बातें कर।
हाँ नहीं, परचेज कर लिया, और पैसा परचेज भी कर सकते हैं, क्या होगा, समझ रहे? लीज क्या होता है? लीज किराया होता है, लीज फैंसी वर्ड है, किराया होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोगों जैसे एग्रीमेंट है, तो ऐसे रेंट एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, लीज एग्रीमेंट भी बोल देता हूँ, कोई उसमें वो नहीं। मुद्दे की बात ये है, अगर तुम भाई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो क्या अपनी फैमिली को 5-6 बार लेके नहीं जाओगे? यस सर ठीक है, तो फ्लाइट का खर्चा होगा, मतलब आपको देखो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1-2 बार तो खुद जाओगे, ठीक है, होटल में रहोगे कि उधर बिजली पानी सब सही है नहीं सही है, नेबर्स कैसे हैं, तो ऐसे कई खर्चे हो जाते। तो क्या मैं कह सकता हूं, फ्लाइट का खर्चा, फूड एक्सपेंस, ठीक है, और क्या है, होटल एक्सपेंस, ये सब क्या हो जाएगा, मान लो 10 लाख का ये खर्चा है, यो भी कैपिटल हो जाएगा भाई, फूड भी हो जाता है। नहीं नहीं, तो ये तो फिर सब्जेक्टिविटी है, तो ये खरीदने गया और वो, समझ रहे? मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? लेकिन आप मुझे बताइए, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कितने की पड़ी आपको, 10 करोड़ की, और वैसे 50 लाख और 10 लाख, तो एंट्री क्या डालोगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश कितने रुपए, 10 करोड़ 60 लाख। और हुआ क्या बेटे, आपने बस अभी स्टार्ट ही करा था, 6 महीने रहने स्टार्ट करे थे, और आपके पास नोटिस आ गया, आकर नोटिस आया कि ये लैंड आपको बिलोंग नहीं करता है। आप मुझे बताइए, अगर जब आपको नोटिस आया कोर्ट से, आप मुझे बताइए, आप दोबारा लॉयर के पास जाएंगे, सर और लॉयर आपको अब कह रहा है जी मैं बचवा दूंगा आपके ये, बस मेरी फीस कितनी लगेगी, 10 लाख। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज, यू आर डिफेंडिंग द सूट, आप केस को डिफेंड कर रहे हो, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, ये जो लॉयर पैसा ले रहा है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ, बिकॉज यू आर डिफेंडिंग, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर एसेट। ऊपर वाले में यू आर एक्वायरिंग द एसेट, सेकंड वाले में यू आर मेंटेनिंग द एसेट, तो मेंटेन करोगे तो रेवेन्यू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर आपका डे टू डे एक्सपेंस है, डे टू डे एक्सपेंस क्या होता है, आई मीन मंथली, क्वार्टरली, जैसे बिजली का खर्चा है, रेवेन्यू, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, वाटर एक्सपेंस, वाईफाई एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, सारा का सारा क्या हो जाएगा। और कहने से जनरली ये क्या डिफाइंड होता है, ईयरली एक्सपेंसेस, लाइक इफ यू टेक इंश्योरेंस, तो वो भी तो ईयरली एक्सपेंस होता है ना बेटा। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस वंस इन 3 to 5 years हो रहा है, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, क्या, इंश्योरेंस जनरली एनुअली होती है, हालांकि तू 3 साल ले ले तब भी वो प्रीपेड बन जाता है, उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। मान ले ये मैंने चेयर खरीदी, इसकी मेरे को लग रहा है 3 साल ही चले, तो ये क्या है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ रहे? अब मोबाइल खरीदते हो, 3 से 5 साल ही चलता है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस रेवेन्यू, क्योंकि एवरी डे वो टेक्निकली राइट ऑफ, और वैसा वाला भी लॉजिक होता है उसके अंदर। अच्छा, अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है, इफ दैट्स ह्यूज अमाउंट इन करोड़ या वट एवर, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज ह्यूज, and if it is comparatively a lower amount या lesser amount, then that's a revenue expenditure। भाई अमाउंट बड़ा है तो कैपिटल है, छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू। और ये कोई रूल नहीं बना रहा मैं, जनरल प्रोविजंस है, हर चीज को जोड़ के देखा जाता है, सारे पॉइंट को एनालाइज करके फिर डिसाइड करा है, समझ रहे हो? ये नहीं है कि फैन अगर 2,500 का है तो सर इसको पीएनएल में डाल दो, नहीं, एसेट है, समझ रहे हो? ओके, आगे बताइएगा। आज आई थिंक डीयू की ओरिएंटेशन देना है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं बच्चे। अगर बहुत छोटा पीएनएल में डाल दो, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है भाई, छोटे छोटे इन्वेस्टर बोलेगा क्या एसेट बना रहे हो इसका, समझ रहे हो? बताइए, आगे देखिएगा बच्चे। अच्छा एक बात बताओ,
एक इंसान है, वो ना बिजनेस कर रहे हैं। अजय इस पे ना लाइन लिख लेते, एनी एक्सपेंस दैट हेल्प्स in reducing day-to-day expense is capital expenditure। सर क्या बोल रहे हो सर आप? ये बेटे मैं ये कह रहा हूं, ये कोई खर्चा हुआ, ये खर्चे को मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये किस चीज में मदद कर रहा है मेरे को? डे टू डे एक्सपेंस में। एग्जाम्पल देता हूं आपको, रिड्यूसिंग, ठीक है ना, रिड्यूसिंग लिखा है। मैं लिखता हूँ बिल्कुल। सपोज कर तू एक बिजनेस कर रहा है, उसमें सेल है 100 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है, और उसकी कॉस्ट है 70 करोड़ की। अरे वाह, अभी भी भाई जिंदगी में भवे जी कितना कमा रहे हो? 30 करोड़ भी कमाओ, ठीक है, 30 करोड़ रुपए। अब क्या हुआ भवे का? क्या हुआ कि एक दिन ना ये बेटे मिला मेरे को, ये क्लब में था, ठीक है, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, प्लीज अपनी सोच थोड़ी ठीक रखिए बेटा, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब में था, जूस फिर तो सोच मत बदलिए, संगति बदलिए आप। मैं सेफ नहीं हूं, मैं मतलब जब भी, मतलब मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा डर है कि मुझे दुष्यंत से ज्यादा नहीं बनना है। मुझे कई बार ऐसा होता है मतलब कि यार ये मैं क्या दुष्यंत सर जैसी बातें मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया कुछ, मतलब ये सारी कहानी है। वो तो मेरे पास भी है उनकी फोटो और वो है, मैं भी दिखाऊंगा। हाँ 4-5 बोतलें रखी थी। हाँ सही बात है, ये ऐसी तो है ही नहीं कोई, नहीं हमारी नहीं, ये वाली वीडियो नहीं है सर, ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसे ड्रिंक कर। विशाल सर के साथ विशाल यार, अब एक बात बताओ, अब जैसे जो गेस्ट आते हैं अगर वो सारे ड्रिंक करते तो पार्टी में रखनी पड़ती है ना, वो वाली चीज। अब मैंने नहीं पी, मेरे पास दुष्यंत सर की भी फोटो है, सर भी उसमें ड्रिंक। अच्छा पर वैसे पूछ रहा हूँ ड्रिंक करना गलत बात होती है सर? गलत बात गलत होती है या मतलब विद इन लिमिट्स? कितने बच्चे कह रहे हैं कि विद इन लिमिट्स वाले ड्रिंक करते हैं मतलब? बताओ। पर कैसी बंदा बेटे, लाइक मतलब मीठी होती है या बहुत ही कड़वी टाइप होती है? मेरे को भी नहीं पता, मैं आप ही से पता कर रहा हूँ कि कभी अब जैसे अगर मतलब कुछ ओ क्वेश्चन सर बता रहे थे, मेरे को नहीं पता, मैं तो भाई पता, मैं तो तुमको लगता है यार, आपको सही में लगता है मैं ड्रिंक करता अच्छा, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं वो बात सही है, पर मैं ड्रिंक नहीं करता, सही में नहीं करता। नहीं पर वैसे तो बताओ, गलत नहीं होता ड्रिंक करना, गलत नहीं। सारी बातें बता दो यार, दुष्यंत सर ने सब एकदम बता रखे। क्या है? हाँ मतलब जब ज्यादा इतनी बार पी लो तो फिर कड़वी नहीं लगती। पर वैसे तो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं होता, मतलब इट्स लाइक विद इन कंट्रोल्स है। हाँ थोड़ा पीने वाला बोलता गलत नहीं, जो नहीं पीता बोलता गलत।
यार जो नहीं पीता ना, मतलब वो, तुम ये लगा लो कि क्या ही जी रहे हो, मतलब नहीं नहीं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं तो बहुत ही मतलब क्या ही जी रहा हूँ मतलब। पर एक बार ना दुष्यंत सर ने ड्रिंक करी थी, उन्होंने बताया ही, इन्होंने उसके बाद छोड़ दी थी दुष्यंत सर ने। और वो नहीं बताया कि उसके बाद उन्होंने नाले में जंप कर दिया था, ये नहीं बताया यार, एक्चुअली ये बताओ। ठीक है, अच्छा एक बार इधर आना मेरे, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितने रुपए का है? 30 करोड़ का। अब एक बार सुनिएगा, ठीक है। तो मैंने भव्य को ये बोला कि भाई तेरा प्रॉफिट बढ़िया है, लेकिन मैं तेरे को ऐसी टेक्निक बता सकता हूं, ऐसा फॉर्मूला बता सकता हूं जिससे 70 करोड़ का खर्चा तेरा कितने का हो जाएगा? 50। इसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा तू परचेस कहाँ से करता है बता। इसने टीम में कॉल करा कि हमारे पास बेस्ट बायर होते हैं सर, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ बताएंगे, ये हम ये रॉ मटेरियल इतने रुपए का खरीदते हैं। मैंने इसके सामने अपने वाले बायर से कॉल करा, ये कह रहा सर मैं 10 रुपए का। मैंने कहा ये देख भाई 6 रुपए में मिल रही है सिंपल, इसका मतलब इसकी टीम एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा महंगा खरीद रहा है ये। आपको क्या लग रहा है नहीं होता? 100% होता है। जब आप इतने बड़े स्केल पे बिजनेस चला रहे हो, आपका स्टाफ बहुत सही होगा तो आपको फायदा मिलता है, नहीं होता तो नुकसान मिलता है आपको। तो मैंने इस तरीके से इसको 2-3 चीजें बताई कि तुम्हारा लेबर जो है वो साल में 300 दिन, अच्छा चलो 300 दिन, 50 दिन स्ट्राइक कर रहा। स्ट्राइक करने की वजह से प्रोडक्शन रुक रही है, प्रोडक्शन रुक रही है, उस वजह से मशीनरी खराब होती है। ठीक है, ये सारी कॉस्ट मैंने इसे फॉर्मूले, मैंने इसको बताया भाई ये सब चीजें आपकी फैक्ट्री में गलत चल रही हैं, और अगर आप इसको ठीक करोगे तो आपकी कॉस्ट 70 करोड़ से कितनी हो जाएगी? इसने कहा सर आप मुझे एक लिस्ट दे सकते हैं। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना होता है भाई, मैं तेरे को पूरी की पूरी लिस्ट दे दूंगा, लेकिन मेरे को तेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 करोड़। आप मुझे बताइए मुझे देगा नहीं देगा? 5 करोड़ बिल्कुल देगा। 5 करोड़ दे के भाई को कितने का फायदा हो रहा है? 20 करोड़ तो अल्टीमेटली हो ही रहा था, तो 5 में से 15 तो ही फायदा है, और नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर, आगे के लिए भी है। तो आप मुझे बताइए ये जो खर्चा, ये जो कंपनी इनकर करेगी 5 करोड़ की, कि भाई हमें ये फॉर्मूला दे दो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा? एनी एक्सपेंस, ये इस 5 करोड़ की बात कर रहा हूं, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कही क्लियर है जी? और ऐसा होता है बच्चे कंपनीज में, ये जो बिग फोर है एडवाइजरीज, ये सारे ये काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है, रिलायंस जियो ने, जियो शुरू करने से पहले कि टेलीकॉम में जाऊंगा, उन्हें 10 सेक्टर एनालाइज करे होंगे, और उन्हें डिसाइड करा होगा वी हैव टू इन्वेस्ट इन कम्युनिकेशन सेक्टर, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा बूस्टिंग बोल लो, सबसे ज्यादा क्रिटिकल बोल लो, डेटा सिक्योरिटी के एंगल से बोल लो। क्यों बाहर के डेटा, बाहर का, हम आज जो भी चीजें यूज कर रहे हैं क्या बाहर की नहीं है? वो सारा डेटा यूएस के पास है आपका। आप यूट्यूब चला लो, आप इंस्टा चला लो, आप जो मर्जी चला लो, आपकी A to Z हर एक्टिविटी, और आपकी एक्टिविटी कौन ही ट्रैक करेगा? लेकिन आप समझो जो आर्मी ऑफिसर्स है उनके बच्चे अगर यूट्यूब चला रहे हैं, क्या उनके थ्रू सारी चीजें हैक नहीं हो सकती? चाइना के अंदर उनका अपना यूट्यूब है जी, उनका अपना इंस्टाग्राम है, उनका सारे सॉफ्टवेयर अपने, दे डोंट, दे हैव बैंड यूट्यूब। समझ रहे हो सकता है इंडिया भी गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कर दे, कोई बड़ी बात है। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है बच्चे? तो आपको मैंने सारे के सारे पॉइंट कौन से बता दिए, क्या चीज कैपिटल है, क्या चीज रेवेन्यू है। अब आप इसके अंदर एक वर्ड बोलूंगा, दैट इज ओवरऑल एक्सपेंस। ओवरऑल एक्सपेंस का मतलब होता है मेजर एक्सपेंस। अगर आपको ये लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब खर्चा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओवरऑल एक्सपेंस लिखा आ गया मतलब मेरा खर्चा कौन सा हो जाएगा जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारी खर्चा, मेजर रिपेयर, मेजर रेनोवेशन, घर के अंदर जो भी चीज है तो वो चीज। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चे? अगर मैं इसी एंगल से HAUL, बेटे हैंडराइटिंग समझ आ रही है क्या? मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है बेटी। मेजर एक्सपेंस,
रिसिप्ट भी दो तरीके की होती है रे, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। जो जो नाम बोलूंगा बता दीजिएगा कौन सी कैटेगरी में जाएगा, लिख दीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स बताइए, रिसिप्ट है, पैसा तो आएगा, कौन से रिसिप्ट मानी जाएगी? कैपिटल लिख दीजिएगा उसके नीचे। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आता है ना जब शेयर इशू करते हो, तो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू है? कैपिटल। इशू ऑफ डिबेंचर्स, Capital. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, Capital. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, Capital. लिख दीजिएगा कैपिटल के नीचे। रेवेन्यू में क्या लिखूं? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। ओके, रेवेन्यू में डाल दो बेटे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। Issue of shares में मतलब हमारे assets क्या होता है? एसेट नहीं बढ़े, तूने शेयर करते बस रिसिप्ट आया। हम ये जो पैसा तेरे पास आया, मैं इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलूंगा, रेवेन्यू बोलूंगा, मतलब ये कहाँ दिखाते? तो बैलेंस शीट में दिखाता है ना, तो वो चीज वैसे इससे liability बढ़ेगा क्या? लायबिलिटी। बट इट इज अ, ये जो रिसिप्ट आई है तेरे पास, ये कैपिटल नेचर, इट इज नॉट अ रेगुलर रिसिप्ट। तू रेगुलर जो तेरा पैसा आता है ना, वो तू पीएनएल में डालता है। तू सामान बेच देते, दुकान में तू बेचे जा रहा है, पैसा आ रहा है, वो रेवेन्यू। लेकिन तू किसी लोन लेता है तो वो तेरा कैपिटल रिसिप्ट बोला है। तो कैपिटल रिसिप्ट को हम किधर को डालते बेटे? बैलेंस शीट। और रेवेन्यू रिसिप्ट को पीएनएल में। ये भैया लिख लिए ना, इससे ज्यादा कोई बात नहीं बेटे। क्या आप सभी बच्चों को यहाँ तक पूरा क्लियर है? ट्रू फॉल्स कराऊंगी, अगले चैप्टर में बढ़ूंगी पहले। अभी तो बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। पिक्चर देखना होता है अपना भी बच्चे दिखा बच्चों को नरसिम्हा पिक्चर ये तो भाई तुम्हारे पेपर नहीं होते ना, तुमको मूवी के लिए लेके जाता है। ए और चलिए आइएगा जरा। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, रीजन आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये फॉल्स है, पेपर में भी आएगा। सबसे पहला, थोड़ी सी स्पीड रहेगी, फोकस से देखिएगा। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू। मैंने आपको बता दिया था ओवरऑल होता है मेजर एक्सपेंस, ठीक है जी। हालांकि आप बोलोगे सर सेकंड हैंड है तो क्या, ठीक है वो आप बोल सकते हो सेकंड हैंड, पर अगर मैंने सेकंड हैंड भी खरीदी तो सेकंड हैंड जब खरीदी जाती है तो वो तो तब भी कैपिटल ही होती है। और ओवर उसके ऊपर कोई रिपेयर का खर्चा है, मेजर खर्चा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल। ये क्या बोल रहा है, ये क्या है मेरा रेवेन्यू। तो बेसिकली फॉल्स हो जाएगा। और रीजन क्या दूंगा, ओवरऑल एक्सपेंस का बेनिफिट। अच्छा एक चीज और बोल देता हूँ फिर ये बोलूंगा, अब जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है उसका बेनिफिट कब तक मिलता है आपको? एक ईयर के लिए। एक ईयर, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका मोर देन 1 ईयर। सो वी आर एज्यूमिंग दैट ओवरऑल एक्सपेंस विल लीड टू बेनिफिट्स दैट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज फॉर मोर देन 1 ईयर, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, क्लियर है? सेकंड वाला क्या है, अभी अभी करा आपको, वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाता है तो कैपिटल होता है। लीगल फीस टू एक्वायर, because it is in relation to acquisition has to be capitalized. लॉयर की फीस दोबारा लगी टू डिफेंड अ सूट, हाँ इस कैपिटल नेचर। अरे नहीं सर कैपिटल ये रेवेन्यू है, बिकॉज नाउ यू आर मेंटेनिंग द एसेट। अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
एग्जैक्टली, इससे मैंने कहानी बनाई थी काफी। लेकिन एक बात बताओ, पहले मैं इंटेंट एग्जाम पर्पस से बोलता हूँ, सर एक एसेट खराब हो उसको हटाया और उसकी जगह नया लगा दिया, मेरा आपसे छोटा सा सवाल, क्या इससे एसेट मेंटेन हुआ या इंप्रूव हो गया? इंप्रूव लग रहा है आपको? अच्छा, इंप्रूव का मतलब ये होता है कि क्या नए से भी बेहतर हो गया जब हुआ? ठीक है, वो नया लगाया, थोड़ा सा साफ दिखेगा, अच्छा दिखेगा, वो तो है, बट जो वो नया खरीदा था उससे बेटर हो जाएगा क्या? नहीं, रिप्लेसमेंट लीड्स टू मेंटेनेंस। तो अगर मेंटेनेंस हो रहा है तो सर कैपिटल थोड़ा हुआ, फॉल्स हो जाएगा रेवेन्यू। पर अगर मैं यही सवाल आपको बोल दूं, एरोप्लेन के अंदर इंजन था, इंजन हटाया, नया इंजन लगाया, कितना भारी खर्चा होता है भाई वो, तो वो कैपिटल है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट यहाँ क्या सोचने को आपको बोलना चाह रहे हैं, रिप्लेसमेंट डज नॉट लीड टू इंप्रूवमेंट, इट लीड्स टू मेंटेनेंस। अगर आप पेपर में ये से लिख दो कि एज्यूमिंग रिप्लेसमेंट इज ऑफ ह्यूज वैल्यू, ठीक है, इट हैज अ सेपरेट लाइफ, इट विल गिव बेनिफिट फॉर 10-15 मोर इयर्स, ऐसे अगर कहानी बनाओ तो होने को तो वो भी हो जाए, पर कोशिश करना यही का, ठीक है। डिबेटेबल बात है ये, पर इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट और द मेंटेन। अगला एक्सपेंस क्या बात पर हो रहा है, व्हाइट वॉश, फर्स्ट टाइम ऑन परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एज्यूम करा जा रहा है कि भाई ये बिल्डिंग में व्हाइट वॉश नहीं होगा तो स्टार्ट कहां से हो जाएगी बिल्डिंग, ठीक है, रेडी टू यूज ही नहीं हो रही, ठीक है। व्हाइट वॉश तो बेसिक चीज होती है। लाइसेंस ले रहे हो आप रनिंग अ सिनेमा हॉल, ट्रू है जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हेड्स, मॉल बनने से पहले या घर बनने से पहले टेम्पररी हट्स होती है जहां लेबर रहता है, उसका भी कुछ खर्चा होता है। हाँ, क्या होगा? कैपिटल। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक बात बताओ, मॉल बन रहा है, 500 लेबर वहीं पे रहते हैं, 500 लेबर रहेगी तो टेम्पररी हट्स बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ 10 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा। लेकिन जब मॉल पूरा बन जाएगा वो हट्स का क्या होगा? हटा देंगे। क्या वो खर्चा आपने मॉल बनाने के लिए नहीं करा? बिल्कुल करा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंस। है जी, रीजन तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मतलब कि देखो, तो ये तो एक सिचुएशन होगी, लॉजिक दे देगा बस, दैट इट इज इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ दिस देयरफॉर हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। ऐसे बहुत लंबा रीजन नहीं देना होता, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा सजेस्टेड आंसर में कैसे लिखे हैं, क्या चीज है वो चीज। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगला देखिएगा एक बार, क्या होगा अगला? इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, सामान पड़ा हुआ है एक जगह से दूसरी जगह कर रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जी। फ्यूल एफिशिएंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अजीब है, एक बार फ्लो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 5वां पढ़िएगा, आ जाऊंगा एमटीएनएल पे दोबारा। टेम्पररी हट से, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, है जी। जो, हाँ तो कैपिटल तो बोला था मैंने यार, फोर्थ वाला ना, अब ये अलग अलग तरीके बोलते हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटी बोल देते हैं या ये खर्चा ही नहीं बोलते, तो उसमें क्या लिखा होगा एक बार देखना, वो कह रहे हैं खर्चा है ही नहीं है तो सिक्योरिटी बढ़ी हुई, समझ रहे? और अगर ये बिल से एडजस्ट हो जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं तो नहीं। तो मैं अभी इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा, मैं भी आऊंगा इसके ऊपर, पर मैं आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। आइए पॉइंट नंबर, आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अगला बताइए, इनॉग्रेशन। वैसे आपको बताऊं करेक्ट क्या है, अभी देख लेंगे क्या लिखा और क्या है, वही लिखा होगा। इनॉग्रेशन से कोई एसेट वैसेट जनरेट नहीं हो रहा, पर सर फायदा तो वैसा लोगों के दिमाग में बैठ रहा है। हाँ, तो मैं इसको डेफर्ड रेवेन्यू बोल सकता हूँ, बिकॉज देयर आर फ्यू एक्सपेंडिचर विच आर नीदर रेवेन्यू नॉर कैपिटल। क्यों? क्योंकि सर वो इस साल का खर्चा नहीं है, इसका अगर मुझे बेनिफिट 5 साल मिलेगा तो मैं उसको क्या कैपिटल बोल दूं? नहीं बोल सकता, एसेट कोई जनरेट नहीं हो रहा, तो मैं उसको क्या बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू। आपको बहुत अच्छा से पता है डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और वो सारे आपने करे हुए, वो खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा जाता, पर इट इज नॉट एन एसेट, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू। आइए देखते हैं, एज द एक्सपेंडिचर इंड्योरिंग बेनिफिट ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। इन्होंने क्या बोल दिया बेटे, आप रेवेन्यू लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपको वैसे बता दूं ये अपडेट करा हुआ आंसर, समझ रहे हो? एक टाइम था जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इट इज नीदर रेवेन्यू नॉर कैपिटल,
it is of such nature that it should be written off over a period of time, hence it is a deferred revenue expenditure. पर अभी लेटेस्ट के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू रेवेन्यू लिख। मेरे से आप पूछोगे अगर आप डेफर्ड लिख दो तो भाई गलत करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसमें गलत तो नहीं करना चाहिए, पर यू नेवर लिख सकते हो। लेकिन मतलब अगर मैं बोलूं जो आंसर है मॉड्यूल में उसी पे ही रहे तो सही। ठीक है जी, अगला क्या है बच्चे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है। भाई मैंने लोगों को बोला यार तुम खुद से रिटायरमेंट ले लो, तुम आओगे बिजली पानी लग रहा है, तुम्हारे चक्कर में 10-15 लोग और काम नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं। मैंने कहा भाई वॉलेंट्री रिटायरमेंट लो, मैं तुम्हें पैसा देता रहूं। कितना पैसा देने को तैयार हूं मैं इनको इमीडिएट, 2.5 करोड़ रुपए। रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू, पढ़िए एक बार, बिकॉज यू कैनॉट से दैट दिस इज फॉर दिस ईयर ओनली। मतलब इस खर्चे का बेनिफिट मुझे आगे भी मिले। हाउ, बाय सेविंग्स इन माय इलेक्ट्रिसिटी, बाय मेनी थिंग्स। ठीक है, तो मैं इस खर्चे को क्या बोलता हूं, डेफर्ड रेवेन्यू। है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ना वो होता है जिसमें तेरे को ये उम्मीद होती है कि तू उसको बेच भी सकता है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, एसी, प्रोजेक्टर, ये सब कैपिटल होती है, समझ रहे, वो चीज होती है। बस ये वाला देखिए और बस फिर आगे बढ़ेंगे बेटे, चैप्टर में आ जाएंगे। डैमेज हो गई, कहिए जी, क्लियर है बच्चे। मैडम मशीनरी को बेच दो तो पैसा आएगा तो भी कैपिटल है, जल की इंश्योरेंस आ जाए, मशीनरी से पैसा आ रहा है कैपिटल रिसोर्स, वेदर थ्रू इंश्योरेंस कंपनी और एक्चुअल सेल्स। बताइए, क्लियर है बच्चे। ओके, अब आते हैं बेटे एमटीएनएल वाला पॉइंट पढ़ते हैं बेटे और खत्म करते हैं बात। क्या बोल रहा था भाई वो, एमटीएनएल ने कितने रुपए की पेमेंट करी है, आइए एक बार क्या लिख रहा है, मनी डिपॉजिटेड फॉर इंस्टॉलेशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ट्रू। भाई में सिक्योरिटी होती है, वाईफाई की सिक्योरिटी दे रहे कुछ है, तो टेक्निकली वो नहीं है। दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड सेम इज एडजस्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओवर एक्चुअल टेलीफोन बिल। यानी कि ले देके उसने कुछ भी नहीं बोला, और यही बात एकदम सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी शोन अंडर एसेट साइड। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में सिक्योरिटी होती है। आपको क्या लग रहा है, आपने जब घर बनाया ना, घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी का वो जो मीटर लगे हुए हैं, तो सिक्योरिटी गई हुई है 2-3 लाख रुपए की। हाँ, सिक्योरिटी गई हुई है। जब भी वो पहली बार बना होगा, जब बिजली की तारें लगी होंगी, जब मीटर इंस्टॉल हुए होंगे, सिक्योरिटी जाती। वो क्यों नहीं बता, वो हुआ होगा 25 साल पहले। तो आप मुझे बताइए वो सिक्योरिटी, क्या मैं एक्सपेंस बोलूं, क्या मैं कैपिटल एक्सपेंस, नहीं भाई वो एडवांस जैसा, समझ रहे हो। तो आप एमटीएनएल का पॉइंट आएगा तो ऐसे लिख देंगे, इट इज नीदर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्दर ऐसे दिख सकते हैं, इट विल बी शोन अंडर द एसेट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ एडवांस। उसका कोई वो, समझ रहे? तो हमने टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए पैसे दिए, तो कैपिटल टेलीफोन इंस्टॉल करने के, जैसे कि जो आया बंदा इंस्टॉलेशन, वो अलग चीज है। ये तेरा क्या था, फॉर इंस्टॉलिंग, नहीं मनी, ये सिक्योरिटी के एंगल से आंसर कर। अगर तू पेपर में ये बोल दे दैट दिस इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ये नहीं बोलना चाह रहा, लैंग्वेज की दिक्कत है। दिस इज, एक बात बता, क्या इंस्टॉल करते टाइम 8,000 रुपये लग सकता है? हालांकि अभी मैं एग्जांपल बदल दूंगा, तुम बोल भी दोगे लग सकता है, एक कंपनी के अंदर 25 लग रहे हैं, तब तो लग जाएंगे 8,000 रुपये। पर इंस्टीट्यूट आंसर क्या देना चाह रहे हैं, ये सिक्योरिटी जैसा देगा, समझ रहे। लिख देते और अच्छे से बेहतर होता कि एडवांस है, सिक्योरिटी पर नहीं लिखा, पर मेरे को आंसर तो इनसे रिसीव करना पड़ा, सिक्योरिटी मान के चल रहा हूं। अगर एक्चुअल में जो आप कह रहे हो इंस्टॉलिंग, अगर तू बोले सर मेरे को नहीं जानना आंसर में ये, तो मैं ये भी लिख सकता था, दिस इज एन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द टेलीफोन्स। बट इंस्टीट्यूट इज नॉट सेइंग दिस, इज सेइंग कि ये सिक्योरिटी है। ठीक है, और ये आपका ना तो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना ही कैपिटल एक्सपेंस।
कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर आपका ये सारा का सारा डन है सर। एग्जाम्पल्स और है, बिल्कुल और एग्जाम्पल है बेटे, पर वो रिपीट ही होते रहेंगे, कोई एक आध नया मिलेगा, ठीक है, वो आप देखेंगे। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। मतलब अभी अब जो कराऊंगा और उसके बाद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मैं तो गाइड करूंगा अभी किधर वो है। हाँ मैं सोचा था आधे घंटे में हो जाएगा, पर 1 घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, जल्दी है, देखते हैं। ये वाली फाइल बड़ी है, ये वाली देखते हैं हाउ इट गोज। आओ जी, देखो बच्चे, मैं ये वाली फाइल आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर की थ्योरी इस फाइल से आ सकती है, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, बट स्टिल इसमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग याद है आपको? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू द इंटेंडेड इंटरेस्टेड पर्सन। ये सारी थ्योरीज होती है, अभी देख लेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारों की डेफिनेशन थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सारी बातें याद नहीं रह सकती, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू नो आवर प्रॉफिट, वी नीड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, वी नीड टू गिव इट टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन, टू द इन्वेस्टर बिकॉज दे इन्वेस्टेड। ऐसे कह सकता हूँ, ये सब यूजेस होते थे, ऑब्जेक्टिव्स होते थे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में यही है, फंक्शन ऑब्जेक्टिव में सेम है, इसको दिखाऊंगा मैं आपको। इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? बुक कीपिंग। लॉजिक बनाने के लिए बोल रहा हूँ, बुक कीपिंग क्या होता था? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है, और बुक कीपिंग में 2 स्टेप आते थे बस, जर्नल एंट्री और लेजर। ये बात ध्यान रखिएगा सर, ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। नहीं बेटे नहीं, बुक कीपिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री और दूसरा लेजर, ठीक है। अकाउंटिंग एक बड़ा वर्ड होता था, बुक कीपिंग उसका पार्ट होता था, अभी वो डायग्राम बनते हुए दिखेंगे तो बस हो गई। हाँ ठीक है, ध्यान आ रहा है ना? ये 11वीं में थ्योरी पढ़ी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बुक कीपिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में ना, इसमें क्या होता है, एक जो आप अभी अकाउंट पढ़ रहे हो इसको बोला जाता है, हाँ इसको बोला जाता है जो अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आप इंटर में पढ़ोगे, कॉस्टिंग कैसे निकल रही है। और एक होता है मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए एक्सेल शीटों पे जो रिपोर्ट देख लेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल होते थे, एक्सटर्नल होते थे, इतना डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं। वैसे इंटरनल में ओनर और मैनेजमेंट थे, बाकी सारे एक्सटर्नल एम्प्लॉयज हो गए, टैक्स, गवर्नमेंट्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या मैनिपुलेट हो सकता है अकाउंट्स? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्टली विंडो ड्रेसिंग। दूसरा, कैन आई से अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन आल्सो, depreciation is not the exact concept, provision for bad debts, exactly, qualitative characteristics are important but वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे आज भी, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशंस है। मैंने आपको ऐसा नहीं है, मैंने आपको करा दिया, मैं बस आपको ये कह रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी हम फाइल खोलेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे, पर ये वाली चीज ऐसी होगी बस आपने रीड करी और आपको हो, समझ रहे हो मेरे को? है जी, हेडिंग्स याद करनी पड़ेगी, इंटर में हो मैनेजमेंट वाली वो भी होती, उसके अंदर ही कॉस्टिंग के अंदर, हाँ कॉस्ट के अंदर ही आता था। ये मेरी है, ये वो स्टूडेंट इंटर में है, ऋतिक, ऋतिक के लिए नहीं, लड़के की। हाँ नहीं, ऋतिक, चलिए मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, पर क्या होता है पढ़ाते टाइम लिख रहे हो और वो है ना। अच्छा, एनीवेज, अब आपके सामने बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अब आपके सामने बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे
और मैं आपको डिस्कस करूंगा, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है और रीड कर अच्छा लिखा हुआ है। पेपर में अगर 2 नंबर का आता है तो मैं बोलूंगा हल्का सा इसके नीचे ना एक एग्जाम्पल भी बन जाए तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। हाँ, अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होगा, कुछ याद नहीं करना आपको। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा दे रखा है? एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, दैट ओन एग्जैक्टली सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एंटिटी, अकाउंटिंग इज डन फॉर द एंटिटी, ठीक है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट ओनर्स that what owners submit या deposit into the company is termed as capital. इसीलिए ओनर का जो क्लेम होता है वो लायबिलिटी पे क्यों होता है भाई? मालिक का ही क्लेम, मालिक की कंपनी क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस के लिए कर रहे हो। मुझे बताइए, क्लियर है? एक बार 4-5 लाइनें पढ़ भी लीजिए। तो लॉ में पढ़ा है सर, याद करें तभी तो भी पहले सर लिख लेंगे एलिमेंट्स ऑफ नहीं नहीं, लिखना नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत ज्यादा। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अकाउंटिंग किसके लिए होती है? ओनर या एंटिटी? एंटिटी। और अभी कह सकते हो ओनर में कम और गो, एंटिटी रिमेन, रिलायंस है, टाटा है, भाई मालिक चला जाएगा तो कंपनी तो चलती रहेगी, समझ लो, परपेचुअल सक्सेशन होता है। पढ़ा था मनी मेजरमेंट, यस सर। only those transactions are recorded which can be expressed in terms of money. If something cannot be, if any event or transaction cannot be expressed in terms of money, it is not recorded in the books of account. जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं बच्चे कि अगर मैं 15-20 दिन, अगर मान लो बोलो भाई एकदम मन नहीं करा भाई पढ़ाने का, बिल्कुल मन नहीं करा रहा, क्या इंस्टीट्यूट को रेवेन्यू का नुकसान होगा? लेकिन क्या रिकॉर्ड होगा? मैं बोलो मेरा मन खराब है मैडम, एंट्री डाल दो, मन खराब डेबिट टू दुष्यंत सर क्रेडिट, कैसा हो सकता है? नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एकदम दिमाग खराब हो गया, एकदम बेटे कुछ शीशे या कुछ फैन टूट गया, कुछ वो हो गया, क्या ये रिकॉर्ड होगा? ठीक है, बिल्कुल होगा। कहने से जैसी पैसे की बात आती है तो रिकॉर्ड हो जाता है, वरना नहीं हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा ऐसी था पर समझ आ गया ना उसको बात। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैं सबको बोलता हूँ, ऐसा मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। आइए, दुष्यंत सर से मेरे को दिक्कत है, बताऊंगा, वो मेरी झूठी कहानियां बनाते। सर वो नहीं दुष्यंत सर झूठी कहानियां बताते। एक बार नहीं, सारी कहानियों में एकदम मिर्च मसाले ऐसे बना उन्होंने। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ वही तो बात है। ये तो अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं लग पाता, और मैं वो एनर्जी लगाना नहीं चाह रहा समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, आ जाओ एक बार। अच्छा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये मतलब एक पीरियड होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ एक बिजनेस के बहुत सारे साल होते हैं एग्जिस्टेंस के, तो क्या मैं 10 साल बाद प्रॉफिट जज करूं? एक ही सारे डिवाइड करना। Exactly. Basically, the life of the business should be divided into equal intervals, generally years, and this is as per periodicity concept. यानी कि एक बार सुनिएगा, मैं अगर अपने परफॉर्मेंस को हर साल के बाद जज करूंगा तो ही तो मैं बेटर डिसीजन ले पाऊंगा। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई 10 साल बाद अपना प्रॉफिट मत देखो, ईयरली देखो। ईयरली देखोगे तो आपको जो भी डिसीजन मेकिंग करना है वो आप कर पाओगे ना उस चीज को। एंड इट इज बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि हम लोग अपने प्रॉफिट्स कैसे बनाते हैं बच्चे, 18-19, 19-20 फाइनेंशियल ईयर वाइज चल रहा है। अगर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो सीधा 5 साल का बना दूंगा, अलाउड ही नहीं है, समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है? सर ओके, अगला बताइए, अक्रूवल क्या होता था बच्चे? ट्रांजैक्शन हो जाए ना। You should book all the expenses when it is due, irrespective you have paid it or not. एक बात बताओ, सैलरी अगर 20,000 है, पूरे साल की सैलरी हो गई 2,40,000, और भाई साहब मैंने 1 रुपए की पेमेंट नहीं करी, क्या खर्चा ड्यू करूंगा? बिल्कुल करूंगा, पीएनएल में 240 दिखेगा। यही ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अक्रूवल। सिमिलर लाइन, यू शुड बुक रेवेन्यू when it is earned, irrespective it is received or not. अगर आपने कमा लिया है तभी तो बेटे उधारी की सेल को रिकॉर्ड करा जाता है। एक बात बताओ, कस्टमर, एक बात बताओ, दुकानदार जो है मोबाइल बेच रहा है उधारी पे, तो क्या एंट्री डालता है? डेटर टू सेल्स। क्या उसे पैसा मिला? नहीं मिला, फिर भी सेल क्रेडिट हो रहा है, क्यों? बिकॉज उसने कमा लिया है, उसने अर्न कर लिया उस चीज को। बताइए, क्लियर है? अक्रूवल यही होता था ना। व्हाट इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है लाइक सपोजिंगली,
इंडियन साल ना एक बार समझना, एक बार मैं जिस सीक्वेंस से बोलूंगा समझना। जैसे अभी अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ? 24-25। सो लॉजिक क्या है? एक्सपेंस ऑफ 24-25 should be matched with income of 24-25 so that we find out the profit or loss of 24-25। आपको 24-25 में ही अपने जो खर्चे होते हैं, आवाज क्लियर आ रही है? वैसे कुछ तेज हो गई है ना? हाँ फिर ठीक है सही है तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं 24-25 बोलूं, तो मैं सारे के सारे एक्सपेंस को किससे कंपेयर करूंगा बच्चे? रेवेन्यू से। क्यों? क्या निकलेगा उससे? प्रॉफिट और लॉस। कौन से साल का? 24-25। एंड इट इज बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। देयर इज अ, आगे कह सकते हैं प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर मैंने 24-25 में ज्यादा पेमेंट कर दी तो प्रीपेड बन जाता है, कम पेमेंट करी तो आउटस्टैंडिंग। मुझे बताइए, क्लियर है? क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉफिट कैसे डिराइव करोगे? अगर मैं 24-25 में अपने खर्चे जो हैं 24-25 और 25-26 के डाल दूंगा, तो भाई कहां से कंपेयर कर लूंगा मैं सही से? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक बार रीड भी कर लो एक बार बच्चे, जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा इसमें। क्या होता है आइडेंटिफाई प्रॉफिट और लॉस। टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट और लॉस इन द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बताइए, क्लियर है बच्चे? और क्लियर टिल है? ऊपर वाला भी पढ़ा था वैसे आपने? अप्रूवल क्या हो जाएगा? पढ़ लिया था ना? अब आइए जरा गोइंग कंसर्न। अब आप मुझे बताइए गोइंग कंसर्न चलते रहना चाहिए it is assumed that business will continue for a indefinite or longer period of time। Exactly, पर keywords बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बोलूंगा आपको। It is assumed that business will continue for indefinite period of time or a longer period of time, full stop। Then if the company is following going concern, क्या हर कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही होगी जनरली? डू दे नीड टू डिस्क्लोज इट अगेन एंड अगेन? मैं हर साल बोलूं वी आर गोइंग कंसर्न कंपनी, चलता रहेगा चलता रहेगा? क्या मैं बोलूं हर साल? नहीं बोलूं। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स दैट वी आर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न। बट इफ द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, the fact that we are not following has to be disclosed। आप समझिए, अगर आप कंपनी खुद ही बोली जा रही है गोइंग कंसर्न, तो डाउट हो जाएगा। सरकार कह रही है भाई बार बार मत बताओ भाई, हर साल क्यों बता रहे हो अपने इन्वेस्टर को? लेकिन अगर आपने ये डिसाइड करा है कि आप इंडिया में अपना धंधा बंद कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है ऐसा नहीं होता होगा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्या ऐसा होता होगा कि कल ही ताला लग गया? ऐसे थोड़ा ना होता है। मान लो अगर जैसे हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन ने यहाँ से एग्जिट ले लिया था, अभी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हार्ले डेविडसन की कितनी सारी फैक्ट्री होगी, और अगर मैं बंद करा, इट विल टेक 2 years टू देम। तो क्या उनको ये डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दैट वी आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न? करना चाहिए, समझ रहे हो? सो बेसिकली दे हैव टू डिस्क्लोज, पहली चीज। दूसरी बात, गोइंग कंसर्न क्या होता है मेरा? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। अभी एक टॉपिक आएगा दैट इज बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है? गोइंग कंसर्न। और कोई पता है आपको से बेसिक? वेरी गुड, अक्रूवल। और एक तीसरा नहीं, कंसिस्टेंसी, दैट इट इज एज्यूम्ड। हाँ समझ रहे हो? तो 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। गोइंग कंसर्न आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अक्रूवल क्यों बता रहे हो बार बार अक्रूवल फॉलो कर रहे हो? तीसरा, आप जो भी पॉलिसीज चला रहे हो कंसिस्टेंट हो, बार बार क्यों बता रहे हो? सिर्फ जब चेंज हो, गोइंग कंसर्न नहीं कर रहे तो बता दो। अक्रूवल तो करना ही करना है भारत देश में। कंसिस्टेंसी क्या होता है? सारी पॉलिसी सही मतलब आप सेम चला रहे हो, अगर आप चेंज करोगे तब बताइए, वरना मत बताइए। क्लियर है जी? आपको आएगी ये बात भी। अब मुझे बताइए गोइंग कंसर्न। अच्छा, सपोज करो कंपनी इज नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, तो क्या होता है? मतलब बता दिया मैंने आपको, अपने सारे के सारे एसेट और सारी लायबिलिटी मार्केट वैल्यू पे लानी पड़ती है। भाई साहब आपने मान लो ये एसी खरीदा हो मैंने 40,000 का, तो मैंने किस पे रिकॉर्ड करा? 40,000 पे। और मैं डिप्रिशिएट कर रहा हूँ इसको, मान लो 5-5 हजार, 2 साल से है, मान लो 30,000 पे आ गया होगा ये। लेकिन अगर मैं बोलूँ गोइंग कंसर्न भाई साहब बंद कर रहे हैं, मेरी बुक्स में कितने का दिख रहा है? ये 30 का। मार्केट में इसकी वैल्यू है 12,000, भाई साहब 12,000 पे लाना पड़ेगा मुझे।
If a company is not following going concern, you have to restate all your assets and liabilities on market value basis. अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते, इसका मतलब आप बेचने वाले हो तो मार्केट वैल्यू लो, आपके सारे एसेट बिकम करंट एसेट्स, और करंट एसेट को मार्केट वैल्यू में दिखाना कंपलसरी है. सो इट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न दैट यू शो योर एसेट्स एट कॉस्ट. आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, किस पे दिखाते हो? कॉस्ट पे दिखाते हो. ठीक है, डेप्रिसिएशन तो देते हो आप, पर क्या मार्केट वैल्यू पे दिखाते हो? नहीं दिखा रहे हो. हालांकि वो भी दिखाने को तो दिखा सकते हैं, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न दैट वी शो आवर एसेट्स एट कॉस्ट. If we are not following cost, we have if we are not following going concern, we have to show at market value. तो ये सब चीज क्लियर है. अब आप एक बार गोइंग कंसर्न को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ ले. It is one of the basic accounting assumption. Clear है? Notes to account. If a company is following going concern, it is not required to disclose in notes to accounts. Clear है? If you are not following, you have to show at market value. ठीक है बच्चे? नोट्स को अकाउंट में लिखते हैं क्या? नोट्स तो सब बैलेंस शीट एक पेज की होती है, वहां दिखेगा क्या? बैलेंस शीट में नहीं लिख सकता, P&L नोट्स अकाउंट 250 पेज के होता है, एक एक कंपोनेंट समझाया होता है. समझ रहे हो? सेल्स, सैमसंग की कंपनी की तुम P&L देखोगे, सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है. भाई मोबाइल कितने बिके, वॉशिंग मशीन कितनी बिकी, कौन से रीजन में बिकी, अब बिल्कुल दिखाऊंगा, टाइम आएगा तो. समझ रहे हो? सेगमेंट रिपोर्टिंग होता है, पूरा का पूरा सेगमेंट बनते हैं. अपने फोन में देखा समझ रहे हो? वो दिखाएंगे, पर अभी फ्लो अभी अलग चल रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कॉन्सेप्ट? सर की एसेट जिस You have to record your asset at a price at which you have acquired, that is cost concept. मेरा आपसे सवाल है, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, सरकार ने आपको 1 करोड़ वापस कर दी, कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लो हमारी तरफ से सब्सिडी. कितने की बिल्डिंग दिखाओगे? भाई साहब 10 रुपए की दिखाओगे, 0 की दिखता नहीं है एसेट, 10 रुपए का एसेट. यानी कि एक बात बताओ, तुमने बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, चलो सरकार ने आपको 70 लाख वापस दे दी, कॉस्ट कितने की होगी? 30 लाख का एसेट दिखेगा. ये साहब जी क्लियर है? पढ़ लेना एक बार बच्चे. कम नहीं होगा कॉस्ट. अब पर तू उस चीज पे रिकॉर्ड करता है, इसी बात पे मैं बोलता हूँ, आप कितने की दिखाओगे? मैंने क्या बोला बच्चे आपको? 30 लाख. सो दिस इज वन थिंग. पर अब तो बोलेगा सर एसेट तो हो सकता है अगले साल और वैल्यू बढ़ जाए, 20 करोड़ का हो जाए, 100 करोड़, रीवैल्यू कर ले भाई, कोई मना थोड़ा कर रहा है. सेलिंग के टाइम सेल नहीं. अब आप समझिए एक बार, भारत देश के अंदर आप जब खरीदते हो तो आपने कितने का खरीदा उस पर रिकॉर्ड होता है. फिर आपको याद होगा हमने डेप्रिसिएशन करा, हमने रिवैल्यूएशन भी सीखा. रिवैल्यूएशन एक ऑप्शनल चीज है. इफ यू वांट टू रिवैल्यू यू कैन रिवैल्यू, इफ यू डोंट वांट टू रिवैल्यू चलाते रहो कॉस्ट. तो आपको अपने इन्वेस्टर को बताना पड़ता है कि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो या कौन सा मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर. कहिए साहब जी क्लियर है? डुअल एस्पेक्ट क्या है बच्चे? हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट. इट इज बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट ट्रायल बैलेंस टैली, इट इज बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट योर बैलेंस शीट टैलीज. क्लियर है जी? इंडिया के अंदर कौन सा चल रहा है? डुअल एस्पेक्ट. ओके. कंजर्वेटिज्म, book for probable expenses, probable losses, but don't book for probable income or probable gains. Exactly, that's why you make provision for bad debts. इनकम पे नहीं बनाते हो, ठीक है, अनलेस आप बिल्कुल सर्टेन हो. हालांकि प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स भी बन जाता है कि मैं नहीं दे रहा उनको पैसे. अगर आपको फाइनल अकाउंट्स में ध्यान हो, एक क्वेश्चन में क्रेडिटर का प्रोविजन, सो इज इट अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म? यस इट इज अगेंस्ट. बट अगर आप पूरे श्योर हो सर कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा उसको पैसे, बना ले भाई. समझ रहे हो? बताइए क्लियर है? कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बच्चे. ठीक है, आइए एक बार पढ़ना है इसको. वैसे मेथड ऑफ है वही क्या बोलते हैं. हाँ
सेम मेथड पे use एग्जैक्टली लेकिन अब सवाल ये व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स इन्वेंटरी वैल्यूएशन वगैरह इनमें अब एसएलएम डब्ल्यूडीवी एक टाइम पर होता था पर आप समझो कंसिस्टेंसी होता है पर थोड़ा टेक्निकलिटीज पे सुन लेना as per consistency principle accounting policies that are followed earlier should be followed in current year or in succeeding years yani ki as per consistency we should follow our accounting policies on similar line as it was followed in earlier years. This is consistency. However, are we allowed to change the accounting policy? Are we allowed? Yes, we are allowed. Acha, why should we follow like similar accounting policies each year? Because that helps in comparability, understandability. भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता ना पिछले साल फीफो, इस साल वेटेड एवरेज, अगले साल फिर वीवो, फिर वेटेड एवरेज, फिर लीवो, क्या चल रहा है भाई, मैं कंपेयर कैसे करूं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को? तो क्या मुझे बार बार चेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कह रहा है भाई सेम फॉलो कर लो, बट क्या कभी कभी सिचुएशन हो सकती है जब मैं चेंज कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, और वो 3 सिचुएशन होती है। पहली, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर कंपनीज एक्ट नहीं, जैसे आपने देखा कि चलो मान लो कंपनीज एक्ट नहीं बोल दिया, एवरेज मेथड नहीं लगेगा, मैं इन्वेंट्री के एंगल से बोल रहा हूँ, वैसे कौन सा मेथड बना करा गया था? लीफो, समझ रहे हो? और वो मना वैसे कंपनीज एक्ट नहीं करा कह सकता हूँ, पर AS2 कह रहा है वो, और AS2 कंपनीज एक्ट का पार्ट है, तो कह सकते हो कंपनीज एक्ट बोल रहा है, जो मर्जी बोल। लेकिन 3 सिचुएशन होती है जब जिन सिचुएशन में आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। पहला, when it is required by statute, that is law, when it is required by accounting standards, and third, if the management feels that change would result in better presentation, better preparation of financial statement. मुझे ऐसा लग रहा है भाई पॉलिसी बेकार है, चेंज करके बढ़िया रिजल्ट आएगा, वी विल बी क्लोज टू एक्यूरेट प्रॉफिट्स, तो कर लो आप चेंजेस। तो बेसिकली ये 3 है, ये 3 समझ आ रहे हैं आप? एक पीरियड बताओगे ना कि रेट एक ही रखना ही रखना। यार अगर आप बार बार करोगे ना तो ऐसे लॉ में भी लिखा होता है, इन्वेस्टर बोलेगा कि मैं आपकी परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर करूं, लास्ट ईयर तेरी सेल ये थी, इस साल तेरी सेल ये है, ठीक है, तो तू हर बार पॉलिसी बदलता जा रहा है, मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रहा। आप चीजों को अगर जो मतलब फैक्टर्स हैं उसको कांस्टेंट रखोगे तो ही तो मैं तेरी सेल को जज कर पाऊंगा, तो वो मेजर रीजन होता है। बताइए, अच्छा अब अगर मैं आपको बोलूं अगर आपने पॉलिसी चेंज करी है, ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, आपने पॉलिसी चेंज करी, क्या इसकी वजह से प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आ जाएगा? तो बताइए कितने रुपए का इफेक्ट आ रहा है? इफ यू चेंज द पॉलिसी, आप लास्ट ईयर चला रहे थे फीफो, इस साल चला रहे हो वेटेड एवरेज, जिस वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक 5 करोड़ से ज्यादा दिख रहा है, 5 करोड़ ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो बताओ इन्वेस्टर को कि इस साल प्रॉफिट के अंदर 5 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा इसलिए दिख रहा है, पॉलिसी बदली है हमने। अब मैं बोलूं सर अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो ये भी बता दो। पहली बात, व्हेन यू चेंज द मेथड बिकॉज ऑफ दिस, अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोज इट टू द ओनर्स इन नोट्स टू अकाउंट्स। इफ द अमाउंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, सर नहीं समझ आ रहा सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिस्क्लोज द फैक्ट दैट ड्यू टू सर्टेन रीजंस अमाउंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बिकॉज मैनेजमेंट इज अनेबल टू फाइंड आउट द अमाउंट। जो भी कहानी है बता दो, ये क्यों चल रहा है, सारा रिपोर्टिंग होनी चाहिए से। मेरा अमाउंट निकल रहा मैं आपको बता दूंगा, नहीं निकल रहा मैं आपको बता दूंगा। सरकार की इंटेंशन क्या है भाई? इन्वेस्टर को सारी बातें पता लगनी चाहिए, ये चल रही है इंटेंशन, मुझे बताइए, क्लियर है? एक बार इसको पढ़ना बच्चे, अब एक बार स्टार्टिंग से पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, कंसिस्टेंसी के ऊपर कई बार आ जाता है। वेरी कॉम्प्लेक्स, फाइनेंशियल डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, 500 फैक्ट्रीज है, कहाँ पे मेरी वैल्यूएशन चेंज हो गई, क्या हो गई, कई बार होता है नहीं निकल पाती, समझ होता है कई कितना हो जाएगी चैप्टर? 70% हो गया। डेलिमिटेशन हाँ। तो 5-10 मिनट का रेडी होता है। मैं एक बार अभी फ्लो से खत्म करके फिर एक बार पढ़ लिए बच्चे? हाँ ये वाले ना मतलब देख लेना पक्का से, घर जाकर ये वाले भी लिख लेना, मतलब इसको हो गया बच्चों ये वाला। अगला क्या है? मटीरियलिटी। एक बात बताइए, सपोज करो अगर इंस्टीट्यूट के यहाँ से अगर मार्कर चोरी हो जाए,
तो क्या आप बच्चों को मैसेज जाएगा? नहीं 4 मार्कर चोरी हो गए, प्लीज अपना बैग चेक करिए कहीं गलती से नहीं आया। लग रहा है आपको बेटे इंस्टीट्यूट मैसेज ठीक है। सर ऐसे लैपटॉप चोरी हो गया लेकिन अगर एसी चोरी हो जाए बच्चे, तो क्या हम कैमरे में देखेंगे? अच्छा, अगर मार्कर चोरी हो तो मैं देखूंगा अरे मैम इस रूम में कौन आया कौन गया। छोटे मोटे एक्सपेंड हो जाएंगे एग्जैक्टली ठीक है, तो मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर एसी चोरी हो गया तो छोटे मोटे सर ये छोटे मोटे आप कह स्वतः मोटे नहीं बेटे, एसी चोरी हुआ तो कैमरे में देखूंगा आईपैड चोरी सर चोरी बेटे, फिर तो घर ही आ जाऊंगा सीधा, मैं खुद चेक कर। सर कैमरा निकाल कैमरे का सर कैमरा सब ले गए नहीं, सबसे पहले शक आप ही पे जाएगा। दूसरे से चोरी हो गई तो सर पूरी बिल्डिंग ही ले गए स्टेटस डाल दूंगा थैंक यू सो मच, जो सामान लिया है हम वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझो अगर एसी चोरी हुआ तो कैमरा तो देखेंगे ना भाई। ठीक है, लेकिन आप बताइए अगर रिलायंस कंपनी में एसी चोरी होता होगा तो क्या उसके ओनर तक, अंबानी जी के ऑफिस में कोई जाता होगा एसी चोरी हो गए? ठीक है, अंबानी जी बोले कल से ऑफिस मत आना है, इतनी में 2 मिनट भी सक दिया। कहने का मतलब है मटीरियलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मेरे लिए जो मटीरियल है हो सकता है वो दूसरे के लिए ना हो। समझ रहे हो? कहीं पे हो सकता है मार्कर चोरी होना भी मटीरियल हो जाए, और कहीं पर हो सकता है एसी चोरी होना मटीरियल ना हो। तो बेसिकली आप मुझे बताइए कि क्या हर कंपनी के लिए सेम होता है मटीरियलिटी का अमाउंट? 1 लाख रुपया 50, सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट। और मुझे जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, जनरली बोल रहा हूं मैं आपके साथ डिस्कशन, जो पॉलिसीज बननी चाहिए, जो जो भी आपको फैक्ट्स बताने हैं वो मटेरियल आइटम्स होने चाहिए, नॉन मटेरियल आइटम। मटेरियल आप खुद बेटे अभी पेपर के अंदर आप जैसे थ्योरी देख रहे थे, अगर मैं आपको बोल दूंगा अभी ये थ्योरी कि बेटे मैंने आपको 20 नंबर बोला था, मैंने आपको झूठ बोला था। अगर मैं 2 नंबर बोलता तो आप इतना भी ना सुनते, पर एक्चुअल में थ्योरी सिर्फ 2 नंबर की है। थैंक यू सर थैंक यू सर। ठीक है, सो बेसिकली जैसे ही आपने 20 नंबर सोचा तो आप भाई ये नंबर तो छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन अगर बोल देता 1 नंबर का होता तो हो सकता है बेटे आप अभी तक समझ रहे। ठीक है, सो बेसिकली पर आप तो मैडम काफी चैप्टर में गायब रही हुए हैं। आज नहीं आया, घर जाओ क्या हो गया, तबीयत खराब है? मैं पार्टी दे दूं आज मैम गुस्से में है। नहीं डरना, मैं नहीं डरता बेटे किसी से। तो कोई नहीं देगा कर रहा नहीं नहीं बेटा, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, तुम्हें पता है नहीं, मगर कंट्रोल करके रखता हूँ बस गुस्से को। आप खुद पार्टी हो मैं बोल नहीं सकता, मैं मतलब ना बहुत ही मतलब मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है बेटे। ठीक है, एज पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल आइटम्स विच आर मटीरियल शुड बी। यार अगर वो ये बोले कि मतलब वो सारे इसी ले जा रहे हैं और 100% मालिक मैं हो जाऊंगा तो मैं ओके हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिमोट भी नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, एनीवेज as per materiality items which are material should be disclosed and presented in financial statement in the investor items which can। अच्छा एक लाइन इसमें जो लिखी हुई है, what do you think इन्वेस्टर के साथ क्या बातें करनी चाहिए कि मार्कर चोरी हो गया, वो कह रहा मीटिंग करने के लिए आया, वी आर डिस्कसिंग सेल्स और विच प्रोडक्ट किसकी जा रहे हैं, तो क्या मेरे को इन्वेस्टर के साथ वो बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है that you should invest further or not। आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो क्या वो ये बताएगा, वो ये दिखाता है इसका टेस्ट देखो प्रोडक्ट का कितना सही है, दैट्स द मेन थिंग। फिर उसके बाद वो क्या देखते हैं, सेल्स कितनी है, पिछले साल कितनी थी, ग्रोथ कितनी है, तो वो मेन बात करते हैं। क्या आपने देखा कि जो भी मतलब एक इंसान है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ पे ना कल बारिश बहुत तेज आई थी, ऐसा होता है क्या? या उस चक्कर में मेरा 2 लाख का स्टॉक जल गया, वो कहेगा भाई साहब मेरे से करोड़ रुपए लेने के लिए आए हो, अब मेरे को क्या बात बता रहे हो, आपकी फैक्ट्री में 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था इतनी देर के अंदर। वो ये वाला कह सकता हूँ ये चीज अगर मैं बोलूँ टीवी पर भी नहीं आएगा वो चीज। आपको क्या लग रहा है जो भी बातें होती है वो सारी एडिट होकर आती नहीं आती, मटेरियल बातें आएंगी ना।
सारी फालतू की बात है, 2 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हो गया, 2 एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, ये सारी बातें थोड़ा ना करेंगे। फिर सर न्यूज़ में भी दिखा। एग्जैक्टली, समझ रहे हो? It is a relative concept that an item can be material for one organization and non-material for another organization. Clear है जी? क्या हमें पॉलिसीज मटेरियल आइटम से बनानी चाहिए, नॉन मटेरियल आइटम्स? मटेरियल। नेक्स्ट इज रिले, बस खत्म होने वाला बच्चे, खत्म ही हो गया। नहीं नहीं, पर मतलब मेरा काफी, मेरा गला खराब हो जाता है अगर मैं माइक यूज नहीं करता, मैं मतलब इसे कहते हैं बेटे नॉन मटेरियल बात। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियलाइजेशन करना, वेरी गुड। सामान बेचना। रियलाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो एक इंसान की शॉप है, मान लो हमारी शॉप है, मैं एसी बेचता हूँ, आप मेरी दुकान पर आए, आप एसी लेना है, कुंदन जी एसी लेने आए आप 40,000 का, तो क्या लग रहा है आपको, कुंदन जी कैश दे देंगे या उधारी में लेंगे? उधारी में। बहुत अच्छा बच्चा है बेटे, कैश है, कैश देगा। ठीक है, 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद भवे जी आए बेटे, भवे जी आए कि कह रहे सर 40,000 ठीक है भवे जी। हाँ यार, ये तू उसके लिए बोल रहा था, तू बीच बीच में अपने कैरेक्टर में आ जाता है बीच बीच में कुछ। क्या हो गया था एकदम से तेरे को? हाँ, अभी वहां, अभी भाई, अभी अभी तो पढ़ने आया हुआ है यार, वो तो जाते टाइम शाम को। ठीक है, अच्छा मान लो भवे जी आए, भवे जी एसी खरीदने हैं, कैश पे लेगा उधारी पे? कैश में था। कैश पे। ठीक है, वेरी गुड। डिस्काउंट डिस्काउंट सब लगा दिए, 40,000 का था, डिस्काउंट लगा के 40,000 पड़ रहा था। ठीक है, तो उधारी पे है, तो भी क्या मैं, अच्छा मैंने कैश पे बेचा, रेवेन्यू बुक कर दूंगा, उधारी पे बेचा, रेवेन्यू बुक कर दूंगा। ठीक है, अब आया कुछ, कुछ आया एसी ले, कह रहा सर एसी चाहिए था। मैंने कहा कि एसी मिल जाएगा, कह रहा सर उधारी पे चाहिए, मैंने मिल जाएगा। मैं जब इसको एसी दे दिया ना, कह रहा कि सर मेरे पापा ना पुलिस इंस्पेक्टर है। ठीक है, मैंने कहा भाई 40,000 का एसी है, 40,000 रुपये आ जाने चाहिए। फिर कह रहा सर मेरे पापा आजकल बहुत सारी दुकानों को सीलिंग करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको बोलूंगा कि पैसे दे? मैंने इसको बोला तब भी पैसे लूंगा, इसने बोला 1 मिनट रुको, अब पापा को कॉल कर। यार एक एसी की बात है, ले गया यार, क्या हो गया भाई, एनकाउंटर ही करवा रहा तू तो यार। ठीक है, तो ये फोन करके और कह रहे हैं मैं पापा को बुला के अभी रुको सर सीलिंग ही करवा देता हूँ। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है चले। बस इसने वो जैसे बोला था भगवान के नाम पे, वैसे नहीं बोला, तरीके बदल दिए। हाँ ठीक है, पापा के नाम पे कर लिया काम वही। ठीक है, तो आप समझिए, इसको सेल करी तो मैंने कैश टू सेल्स डाला, भवे को बेचा तो डेटर टू सेल, यहाँ डेटर टू सेल डालू, मेरे को उम्मीद भी नहीं है भाई, ना मैं दोबारा कॉल करूंगा, ना मैं चाहता मेरी दुकान पे आएगा। डोनेशन कह सकते हो, रियलाइजेशन होता है। अगर आपको ये भरोसा ही नहीं है कि जो रेवेन्यू है वो आप रिकवर कर पाएंगे, then don't record this. Realization होता है, you should have the belief that you would be able to recover from the customer. हाँ, जो चीज का रियलाइजेशन का मुझे लग ही नहीं रहा मुझे मिलेगा पैसा, डोंट बुक दैट रेवेन्यू। चाहे मैंने बेचा है, हो सकता है मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे भरोसा था मिल गया, भवे के साथ है उधारी पर है, मेरे को नहीं मिल जाएगा तो मैंने बुक कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पे मैं एंट्री डालूं डेटर टू सेल? नहीं डालूंगा। दिस इज एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इफ रेवेन्यू कैन नॉट बी रियलाइज्ड, इफ द मैनेजमेंट फीस कैन नॉट बी रियलाइज्ड, डोंट रियलाइज, डोंट रिकॉर्ड सच रेवेन्यू। ये सब क्लियर है?
ओ माय गॉड, बस बेटे जरा सा रह गए तो। हाँ जी, हाँ जी। सर आप तेज चिल्लाते हो तेज ऐसे मतलब ऐसे बोल सकता था, तेज बोलते हो तो चिल्लाना ना थोड़े। चलिए याद रखिए। जैसी लाइन बता रहे चलिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार पढ़ते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट बोलूंगा पहले, उसके बाद लिखेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर पेपर में आपको एग्जैक्ट लिखना होगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स and methods of applying those principles which are adopted by the management for preparation and presentation of financial statement। आपको ये लाइन एग्जैक्ट लिखनी होगी। अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वही था वो जो फीफो था, लीफो था, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। दूसरा आपके दिमाग में आएगा WDV SLM, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, आपने लिखा भी हुआ है, ठीक है। एस्टिमेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कॉस्ट मॉडल कि मैं तो कॉस्ट पे दिखाता हूं, या रिवैल्यूएशन मॉडल कि हम तो जी एसेट रिवैल्यू करते हैं, क्या लग रहा है आपको? एज एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर किस चीज को बोलता होगा ये बढ़िया चीज, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन? क्या लग रहा है आपको? आपसे पूछ रहा हूँ, जब तक आप पूछा नहीं तब तक सुना नहीं। एक कंपनी में, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो सुन रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा सब कंपनी के एंगल से दोनों के, इन्वेस्टर के एंगल से। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 100 करोड़ की, बैलेंस शीट में 100 करोड़ दिख रहा होगा, आज उसकी वैल्यू 1000 करोड़ हो चुकी है, मैं 100 करोड़ ही दिखा रखा है। एंड लेट मी टेल यू, आई एम फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल एंड आई एम परफेक्टली ओके विद इट। क्यों? कंपनी के, सरकार कहती है आपको कॉस्ट फॉलो करना है, कर लो आप, मैं 100 करोड़ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और कंपनी हो कह रही नहीं नहीं, हम ये 100 करोड़ को 100 करोड़ दिखाएं, हम तो 1000 में जो वैल्यू को दिखाएंगे, तो क्या वो भी अलाउड है? उसको भी अलाउड है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? रीवैल्यूएशन मॉडल। आप इन्वेस्टर है, आपको क्या लग रहा है कौन सा बेटर मेथड? रीवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि मैं एक्चुअल में जो मेरे एसेट की वर्थ है वो दिखाता रहा हूं आपको। मैंने खरीदा 100 करोड़ का, आज 1000 करोड़ का है, और मैं कह रहा हूं मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं। एज एन इन्वेस्टर आप मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे सर आपको रिवैल्यू करना चाहिए इसको, बिल्कुल बोलोगे। ऑल दो बोथ आर लीगल, इफ आई वांट मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, एंड इफ आई वांट मैं रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकता हूं। तो ये तो दो अकाउंटिंग पॉलिसी होगी ना जी। रिवैल्यूएशन इज लॉजिकल, क्योंकि नहीं तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के चला जाएगा, अगर उससे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है तो मैं रिवैल्यू करूँ। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो पहले हमने क्या देखा? अकाउंटिंग पॉलिसी आर द प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले बताइए, ये पढ़ लिया बच्चों ने? ये आपको एकदम याद होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को। क्लियर है पहला पॉइंट? अकाउंटिंग पॉलिसीज एक जगह पे डिस्क्लोज करी जाती हैं। हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स एट वन प्लेस। एक जगह पे लिखो ना बेटे। नोट्स टू अकाउंट 200 पेज के होते हैं, पेज नंबर 1 पे एक पॉलिसी है, पेज नंबर 6 पे अलग। क्या चल रहा है बेटे? एक हेडिंग डलती है नोट्स टू अकाउंट्स में, द कंपनी हैज फॉलोड द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉलिसी नंबर 1 2 15 20 जितनी पॉलिसी वो लिखी जा रही है। क्लियर है जी? तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? एग्जैक्टली व्हाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बताएंगे आप? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और चेंज इन इक्विटी। और आपने जब नोट्स टू अकाउंट्स बोला, क्या नोट्स टू अकाउंट में अकाउंटिंग पॉलिसी की डिटेल नहीं है? तो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो है। एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी: फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज, कॉस्ट मेथड टू रिवैल्यूएशन। इफ वी आर अनेबल टू फाइंड आउट वेदर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब एक बात बताओ, WDV से SLM जा रहा हूं, पॉलिसी चेंज है या एस्टिमेट चेंज? पॉलिसी चेंज, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी
और चेंज इन इट इज चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है। बट एट टाइम जैसे और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें हमें ये ना पता लगे कि सर ये एस्टिमेट का चेंज है या ये पॉलिसी का चेंज। पॉलिसी अगर ऐसा हुआ तो क्या माना जाएगा आगे बढ़कर? एग्जैक्टली, if we are unable to figure out whether the change is change in accounting policy, जो change हुआ है वो पॉलिसी में हुआ है या एस्टिमेट में हुआ है, हम क्या एज्यूम करेंगे? इस चेंज इन एस्टिमेट। भाई साहब पॉलिसी चेंज हुई है, पॉलिसी चेंज हुई है तो उसका कितने रुपए का इम्पैक्ट पड़ा बताओगे नहीं बताओगे? बिल्कुल बताओगे। तो आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो डिस्क्लोज द फैक्ट दैट ये चेंज हुआ है, इसकी वजह से इम्पैक्ट मैनेजमेंट नहीं निकाल पा रही है, ड्यू टू दिस रीजन। बता दीजिए इन्वेस्टर, बिल्कुल रीजन देना। इन्वेस्टर समझदार होगा भाई, रिटेलर इन्वेस्टर थोड़ा है कि आपने 2 लाख रुपए लगा दिए, LIC ने 500 करोड़ लगा रखे हैं, वो भी तो अपने सारे के सारे प्रोफेशनल को भेजेगा बैलेंस शीट समझने, समझ रहे हो? Investor can understand the impact of change in profitability if the company is unable to quantify such impact because it is impracticable to do so. The fact that company is unable to quantify shall be disclosed in the notes to accounts along with reasons. का ये सब्जेक्ट ऑल क्लियर? बस बेटे लास्ट टॉपिक है बेटे, एनर्जी बहुत ज्यादा चली जाती है, ठीक है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है ये, वैसे तो मैं ठीक कर दूंगा 2 मिनट में। एक बात बताइए, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप बनाते हैं तो कुछ तो सोच के एक कंपनी है, मान लो कल को तुम कंपनी चला रहे हो, ठीक है, तो हालांकि ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज है, पर कुछ बातें तो ध्यान रख के बनती होंगी ना पॉलिसीज। अगर मैं जनरली बोलो एक कंपनी भी चला रहे हो, तो क्या एक कंपनी भी चलाने के लिए नॉट नॉट इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, क्या रूल्स नहीं होते? क्या एम्प्लॉयज के लिए रूल नहीं होना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए इतने बजे आना इतने बजे जाना है? अगर वो आ रहे हैं तो पंच इन पंच आउट होना चाहिए। अगर मैं इंस्टीट्यूट लेवल बात करूं, क्या आप बच्चों को ID कार्ड नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। अगर आप बच्चे टेस्ट नहीं देते तो घर पे कॉल नहीं जाना चाहिए? बड़ी जल्दी बदल गई, ठीक है, जाना चाहिए। इसी तरीके से जब आप आ रहे हो तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि थंब इम्प्रेशन हो और घर पे भी मैसेज जाए कि हाँ भाई बच्चा इन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भाई, ऐसे तो कितने सारे रूल बन सकते हैं। टेस्ट हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, आप आज इसमें से क्वेश्चन पेपर वो निकालने के लिए पेपर फाड़ते हो, क्या आंसर शीट नहीं होनी चाहिए एडिशन? बिल्कुल होनी चाहिए, जो है वो है, आएगा धीरे धीरे सारे। मैंने बोला मतलब वही टाइम नहीं लग पाता, बोला था, पर वो फिर ढूंढने के लिए और वो टाइम नहीं मिलता, वाली चीज। बट दीज शुड बी एट प्लेस। क्या आप बच्चे जब आते हो, क्या आपको टी शर्ट और वो नहीं होना चाहिए कि एडू जंक्शन का टी शर्ट मिले, बैग मिले, किट मिले? है ही नहीं बेटे, पता नहीं क्या सिस्टम है। नहीं, वी वांट दिस, मतलब कि होना चाहिए ये, मैं एग्री करता हूँ, वो चीज है, पर हम कर नहीं पाते बस। 10 से जो पढ़ाया घर चले हुए, दिन खत्म, अपना घर सेल कर लिया, ठीक है। मुद्दे के बाद ये है भाई साहब, पॉलिसी बनने को बहुत सारी बन सकती है, ऐसे अकाउंटिंग की पॉलिसी बनती है, पर क्या बातें मेजर ध्यान देके, जिसमें सबसे पहला है प्रूडेंस। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आप क्लास के लिए आ रहे हैं और आप रास्ते में जब आ रहे हैं आपने देखा एक शॉप में आग लगी हुई है, ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, और उसका जो ओनर है वो हेल्प मांग रहा है, आप क्या करेंगे? आप क्लास के लिए लेट हो रहे हैं बेटे, आप बताइए क्या सर मैंने देखी क्लास किसकी है, इको वाली सर की है तो भागते हुए आएंगे। खौफ है इको के सर का, हाँ? ठीक है, मेरी क्या है, मेरी क्लास है तो आगे भी जा रहे होगे, ठीक है। नहीं, पर क्या करोगे, जैसे अगर कोई आग लगी हुई है एक्चुअली में, तो आप क्लास मतलब ऐसे बाइक पर हो आप, या मतलब वो है, तो आप रुकोगे या आ जाओगे? अच्छा, हाँ, क्या बाइक आग में घुसा दोगे? आजकल थोड़ा चेंज हो गया, मतलब वीडियो बना लेंगे लोग और वो चीज है,
है ना। पर आग बुझानी है, कैसे बुझाओगे आपको उधर? मिट्टी डालनी हाँ, मिट्टी डाल दोगे, है ना, बाइक में डाल दो, पेट्रोल भी है उसके अंदर वाला। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ आग बुझानी चाहिए, बट हो सकता है क्या मैं कह सकता हूँ कितने सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं। यस सर। ठीक है, सही है गलत है अलग बात है, लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर वो दुकान आपकी होती तो, सर और रोहित सर की क्लास होती, और अगर वो आपकी शॉप है, एग्जैक्टली क्या मैं कह सकता हूँ, अब अगर तुम मतलब बाइक पर हो, ऑटो पर हो, कहीं भी होते आप कूद मार देते यस सर। है, हालांकि उसको बोल भी सकते थे रुक जाओ भैया, पर ऐसे ही बोल दिया मैंने, पर आप रुकवा सकते थे ना बेटे, आग ऐसे बुझा सकते थे, ग्रुप पे लिखते सर जल्दी आ जाओ, ठीक है, रोज सर को बोलते सर क्लास छोड़ो आ जाओ, ठीक है। मुद्दे की बात यो है, इसे बोला जाता है जेन्युइन बिहेवियर। भाई साहब आपकी दुकान नहीं है तो आप चले गए देख के, और अगर आपकी दुकान होती तो आप पूरा एफर्ट डालते। अकाउंट्स में भी यही होना चाहिए, आपका जो बिहेवियर होता है वो जेन्युइन होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ वाइल सिलेक्टिंग द पॉलिसीज यू शुड हैव अ प्रूडेंस एटीट्यूड, एकदम जेन्युइन बिहेवियर। एग्जैक्टली, और एंड प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म काफी सिमिलर लाइंस होती है, बट प्रूडेंस इज मोर ऑफ जेन्युइन बिहेवियर। आप एक अकाउंटेंट है, क्या मैं कह सकता हूँ आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे होगे, तो आप कहोगे क्या फर्क पड़ रहा है, एंट्री डाल दी, ये बिल दिखाया, मान लो कंपनी ने पिज्जा मंगाया 2 लाख रुपए का, आपने एंट्री डाल दी बेटे पिज्जा टू बैंक, लेकिन आपने दिमाग लगाया 2 लाख का पिज्जा, समझ रहे हो? प्रूडेंस एटीट्यूड होना चाहिए भाई, कुछ तो समझ लगा लो अपनी, ये थोड़ा ना बिल दे दिया तो एंट्री डाल दोगे। इसी तरीके से पॉलिसी जेन्युइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये क्या होता है बच्चे? सब्सटेंस होता है रियलिटी, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ओवर फॉर्म का मतलब होता है ओवर एविडेंस। जो मैंने अभी बात करी आपसे वो मैंने वही बात कर दी। आप एक कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हो, 2 लाख रुपए का पिज्जा है बेटे मैकडोनल्ड से, सॉरी डोमिनोज से, और आपको मैं बिल दे रहा हूँ, आप एंट्री डाल देंगे? आप, नहीं थैंक्स मैं बोल रहा हूँ इफ यू हैव द एविडेंस तो क्या प्रॉब्लम है? आप सर 2 लाख का पिज्जा एग्जैक्टली, आप बोलोगे सर मुझे रियलिटी भी तो देखनी है सर, मैं फर्दर चेक करता हूँ, एक बार जरा जाके देखता हूँ मैं और उनसे पूछता हूँ भाई 2 लाख का कौन सा पिज्जा आ गया, और अगर वहां पर एक्चुअल में वो बेच रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, समझ रहे हो? तो आपको हमेशा सिर्फ एविडेंस को थोड़ा ना फोकस करना होता है भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ी तो रियलिटी को भी आपको सामने लेकर चलना चाहिए। सो बेसिकली जब आप पॉलिसी बनाते हैं यू शुड फोकस ऑन रियलिटी, ऑन द सिचुएशन रादर देन द एविडेंसेस ऑफ। एविडेंस हेल्पफुल होते हैं लेकिन भाई लॉजिक थोड़ा ना छोड़ दोगे एविडेंस के चक्कर में। एंड लास्ट इज मटेरियलिटी, यू शुड मेक अकाउंटिंग पॉलिसीज ओनली ऑन दोज आइटम्स व्हिच आर मटेरियल। छोटी छोटी बातों पे बन रही है, जैसे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, घर में कॉल हो सकता है, टी शर्ट बन सकती है, आंसर शीट, इसमें से सबसे ज्यादा मटेरियल क्या है? घर में कॉल बैठे, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नहीं, अगर आपके घर में कॉल चला जाए तो आप बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो जाएगी? ठीक है, बहुत ज्यादा सर कॉल करने के नाम से ठीक है ना, वो चीज ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो ये सारा के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी हो गए। अब एक आपका ये चैप्टर रह गया बस, सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, बिना रुके करोगे तो सही है, ब्रेक ले ली तो मन हट जाएगा। आधे घंटे का और। सर 10 मिनट का ब्रेक दो सर, 10 मिनट। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तो इंसान है भाई, किसान आदमी। 10 मिनट 10 मिनट बस 10 मिनट, चलो वहाँ 4 बजे तक का स्लॉट है, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद ठीक है बच्चों। तो कितने बजे मिलेंगे अब हम? 3 बजे है ना, 3:10 पे आ जाओ, ओके सर 3:10 पे आ जाओ बेटे।